सो गुड इवनिंग एवरीवन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल पीरियोडिसिटी के अंतर्गत आयोनाइजेशन एनर्जी को। ठीक है, इससे पहले हमने आपके एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई और इनमें जो पीरियोडिसिटी है उनके बारे में पहले डिस्कस कर दिया है। इसमें हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज आयनन ऊर्जा। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले हम पहले भी बात किए थे कि पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड होती है, तो फिर से मैं उसको रिपीट करता हूँ एक बार। इसको मैं आपको पिछले बार भी लेक्चर में दिखाया था। तो इसमें हमने एटॉमिक रेडियाई, ये जो आपका एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, परमाणु त्रिज्या, और आपका जो आप आयनिक रेडियाई था, उस आयनिक रेडियाई को हम डिस्कस किए हैं। आयनिक ऊर्जा, आयनिक ऊर्जा बोलता हूँ, आयनिक त्रिज्या। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की, जिसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, आयनिक विभव या फिर आयनन ऊर्जा। तो इसमें अगर आप ट्रेंड देख रहे होगे तो ट्रेंड में ये दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, वैसे ही आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ऊपर से नीचे आने पर घटती है, क्योंकि देखो यहाँ पर नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो इसका एरो का निशान जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, दैट इज, हम अगर ये बोले कि ऊपर से नीचे आएंगे, दैट इज अप टू डाउन आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ये आपका जो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और आपका जो है ऊपर से नीचे में घटती है। ठीक है, अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। इसी को क्या बोलते हैं, कभी कभी आयोनाइजेशन एनर्जी को आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता लगाना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो नाम में ही समझ आ रहा है आपका कि आयोनाइजेशन करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। तो आयनन का मतलब आयन बनाने के लिए जो ऊर्जा लगती है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने के लिए जो ऊर्जा लगती है वो आपका जो है आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो आप अगर आप ध्यान देंगे तो देखो, ये आपका जो है एक कार्बन का एटम यहाँ पर मैंने लिया है, जिसमें आप सबको पता होगा कि कार्बन जो एटम होता है उसका परमाणु क्रमांक जो 6 है, दैट इज उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये होता है आपका 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, आपका जो है ये आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, यही तो आपका बाहर पहले निकलेगा। तो देखो यहाँ पर ये एक जो आदमी है, ये जो है कोशिश कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने का। ऑब्वियसली भाई, जब परमाणु के न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच अट्रैक्शन होता है, तभी तो उसके चारों ओर जो है आपका वो सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो सिंपल सा बात है कि वो आसानी से तो नहीं छोड़ना चाहेगा इस इलेक्ट्रॉन को, लेकिन कब तक ये ऐसे बांध के रखेगा, दैट इज, अगर हम इसमें एनर्जी लगाते हैं इसको खींचने के लिए, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएगा। तो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, ऑब्वियसली ये इतना खींच रहा है, दैट इज एनर्जी तो लगा रहा है, तो जो एनर्जी लगती है वही आपको क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखो, अगर इसको वर्ड में बोलें तो मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट from an isolated gaseous atom is known as ionization energy, that is
आपके जो है कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एटम से ही आप निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स को या मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एटम्स की, तो अगर वो गैसियस एटम होगा तभी से तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रॉन निकलते नहीं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको गैसियस एटम, जब आप उस एटम को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस गैसियस फॉर्म वाले आइसोलेटेड एटम से जो एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल से जो सबसे कमजोर रूप से बंधा रहता है, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और आइसोलेटेड का मतलब क्या है? आइसोलेटेड मतलब विदाउट एनी बॉन्डिंग विथ अदर एटम्स। ये जो आपके एटम जिससे आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, वो किसी और के साथ इंटरेक्शन में ना हो, दैट इज किसी के साथ और बॉन्डिंग में ना हो। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझ आया क्या? यस सर। तो देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि अब जरूरी थोड़ी है भाई कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन निकले। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वैसे ही आपका जो है, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स या डिफरेंट डिफरेंट नंबर के इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी का अमाउंट होता है वो अलग अलग होता है। दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि एक एटम है जो अपने गैसियस फॉर्म में है, अभी ये अपने न्यूट्रल फॉर्म में है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाला है, तो मैं कुछ एनर्जी E1 एनर्जी देता हूँ। E1 एनर्जी दैट इज इतनी एनर्जी मैं लगा रहा हूँ, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ये इजेक्ट कर देता है, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर देता है। तो ऑब्वियसली जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पर ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो कहलाती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, प्रथम आयनन ऊर्जा। ठीक है। अब अगर बात करें दूसरे की, तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल चुका है, लेकिन अगर मैं इतनी एनर्जी और लगाता हूँ, E2 एनर्जी और लगाता हूँ, तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल देता है और ये M+2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वैसे ही अगर ये M2+ से अगर आप क्या करते हो, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हो, तो देखो यहाँ पर M2+ में इतनी एनर्जी और देता हूँ, तो ये M3+ में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन फिर से निकाल देता है। तो ये जो एनर्जी कहलाती है वो कहलाती है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ऑब्वियसली पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी जो कहलाती है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, देन सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो कहलाती है आपकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात करते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा। तो बताओ, जैसे यहाँ पर M से एक इलेक्ट्रॉन निकल गए, M पॉजिटिव चार्ज में बढ़ गया। अब मैं आपको पिछले लेक्चर में ले जाता हूँ आपके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बोलता हूँ, ये जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, ठीक है, वो आपका जो जेड इफेक्टिव हम पढ़ रहे थे, वो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर कौन बताएगा कि किसमें ज्यादा जेड इफेक्टिव लगेगा? एक M है और एक M+ और एक M2+ है। तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर क्या होगा, किसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा? जल्दी बताओ, कैसे है आकांक्षा? इन तीनों में किसका जेड इफेक्टिव ज्यादा लगेगा? किसका जो है आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो आपका ज्यादा होगा? M में होगा कि M+ में होगा, M2+ में होगा? सर M+ में। और ये M2+ का ऑर्डर बताना है? हाँ, तीनों का ऑर्डर, M+ और M2+। देखो, होता क्या है कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं तो प्रोटॉन तो नहीं निकला है, तो प्रोटॉन जो है खींच के रखता है इलेक्ट्रॉन को। तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोटॉन्स की संख्या अभी भी कांस्टेंट है,
लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर कम हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जिसमें सबसे कम होगा भाई, इसमें जो है प्रोटॉन खींचने वाले 2 ज़्यादा हैं, इसमें प्रोटॉन खींचने वाला 1 ज़्यादा है, और इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है। तो ऑब्वियसली जेड इफेक्टिव का जो ऑर्डर है वो यही तो होगा। दोनों अगर बात करें तो ये इसका जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होगा और उससे कम इसका। तो बताओ मेरे को कि भाई जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है उसका साइज छोटा होगा, और उसका साइज छोटा होगा तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो अच्छे तरीके से न्यूक्लियस के साथ बॉन्डिंग में रहेगा, तो उसको निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो यहाँ पर कम आपका जेड इफेक्टिव था तो थोड़ा सा कम एनर्जी लगा, लेकिन डेफिनेटली उससे ज़्यादा आपका E2 लगेगा, और E2 से ज़्यादा एनर्जी E3 होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि ऑलवेज जो होता है आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी छोटा होता है सेकेंड से, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी छोटा होगा थर्ड से। क्यों? क्योंकि सपोज मान लो इसके लिए तुमको 1 किलो कैलोरी ऊर्जा लगती है, तो इसके लिए उससे ज़्यादा 2 किलो कैलोरी लगेगी, इसके लिए ज़्यादा आपको 3 किलो कैलोरी लगेगी। समझ आ रहा है क्या? तो ये ऑर्डर होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का एक दूसरे के साथ ऑर्डर। ठीक है। अब अगर बात करें अपन की कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ऑब्वियसली ये एक E जो है En-1 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑब्वियसली उसमें En प्लस इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, दैट इज उसमें En प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे I-nth, दैट इज nth आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो फर्स्ट, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सेकेंड, तो आपका जो है n इलेक्ट्रॉन निकलेगा, n इलेक्ट्रॉन, तो वो n इलेक्ट्रॉन निकलने पर आपका जो है n चार्ज लगेगा इसमें, और n चार्ज लगेगा दैट इज वो जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी वो In, दैट इज nth आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे। तो ये आपका एक nth नंबर के आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए रिप्रेजेंटेशन है। चलिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में और बात करते हैं। तो सेकंड है कि पहला प्रॉपर्टी तो आप पढ़ लिए कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली फर्स्ट इज लेजर देन सेकंड, सेकंड इज लेजर देन थर्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रिमूव्ड फ्रॉम सॉलिड स्टेट ऑफ एन एटम। तो अभी मैं बता रहा था आपको जो गैसियस होना चाहिए, ये जो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं होंगे, सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉलिड को गैसियस फॉर्म में। और जो आपकी एनर्जी लगती है, सीधा अगर बोल देते, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा बोलते हैं इसको। अगर किसी को सॉलिड से आप सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से रिमूव होंगे, गैसियस स्टेट से रिमूव होंगे, न कि सॉलिड स्टेट से। वैसे ही अगर हम बात करें किसी न्यूट्रल एटम की, तो किसी न्यूट्रल एटम के लिए जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो एक ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, क्योंकि डेलेज जो होती है वो पॉजिटिव होती है। और वो क्यों होती है, तो आप ध्यान देना, देखो बेचारा इस स्लाइड में देखो, ये जो है सीधा कहाँ जा रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए इतनी एनर्जी लगा रहा है, ऑब्वियसली एनर्जी लगा रहा है मतलब इसको एनर्जी दे रहा है, और एनर्जी दे रहा है मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली सिस्टम की एनर्जी, जो आपकी प्रोडक्ट की जो एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी, दैट इज ज़्यादा होगी, दैट इज डेल एच। अगर मैं उसमें एंथैल्पी में चेंजेस करता हूँ तो वहां पर ये जो है क्या आएगा, डेल एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, दैट इज रिएक्शन जो होती है ऊष्मशोषी रिएक्शन, दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, वैसे ही अगर बात करें इसके यूनिट की, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, मतलब ये यूनिट है आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। इसको डिफरेंट इस टाइप के यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं मेन चीजों की, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी।
आयोनाइजेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं। तो ध्यान देना, इसको अच्छे से समझना कि अगर तुमको क्वेश्चन आता है कि बताओ किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी किसकी ज्यादा होगी, तो वहां पर आपको इसको कैलकुलेट करने आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी बताओ, मैं क्या बोला कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसा ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, उसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ ज्यादा होगा तो बताओ उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान होगा क्या? नहीं होगा। तो उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव दैट इज जेड इफेक्टिव जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के, और जेड इफेक्टिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव चार्ज के। इसीलिए तो बोला कि जो M0 था और M प्लस था और M+2 था, तो जिसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था उसका ज्यादा जेड इफेक्टिव, और जिसका ज्यादा जेड इफेक्टिव उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। इसीलिए तो E3 ज्यादा होता है E2 से, और E2 ज्यादा होता है E1 से। ये कॉन्सेप्ट समझ आया क्या कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का किस तरह से यहाँ पर अफेक्टिंग फैक्टर की तरह काम करता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए आगे बात करते हैं, जैसे कि आयंस विथ हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विल हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर देखो Fe में +3 चार्ज है, +2 है और एक न्यूट्रल है, तो जिसमें ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी जेड इफेक्टिव ज्यादा, और जिसकी जेड इफेक्टिव ज्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? Fe3+, Fe2+ और Fe में, तो 3+ वाले का ज्यादा होगा 2+ से, और 2+ वाले का ज्यादा होगा 0 से। ठीक है, अब बात करते हैं और दूसरे फैक्टर्स अफेक्टिंग के। तो इसमें देखते हैं अपन कूलॉम्स लॉ। देखना, ये कूलॉम्स लॉ क्या होता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है आपका, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स का, और ये आर जो होता है द रेडियस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो इन्हीं सबको तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई जिसके में ज्यादा फोर्स होगा उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो फोर्स किसके में ज्यादा होगा? तो जिसके लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और आपका जो है आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। अब बताओ यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो भाई जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा वो, उतना ही कम आपका आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा उतना ही कम कंट्रोल आपका न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो फिर क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से निकल जाता है। तो रेडियस बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है घट जाती है। तो ये था आपका कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ किस तरह से अफेक्ट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और डिफरेंट पैरामीटर्स में रिलेशन दिखाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीधा डायरेक्टली आपका रिलेशन शो करता है किसके साथ? आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ। वेलकम देवाशीष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्टर है आपका शिल्डिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर देख रहे होगे कि शिल्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही कम उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि these आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब भाई अगर शिल्डिंग इफेक्ट में पढ़ा रहा था तुमको, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट जो मैं पढ़ा रहा था वही तो है ये। तो शिल्डिंग जो होता है, तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो कितना वो जो है रिपल्शन करता है आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ, वही तो शिल्डिंग इफेक्ट था। तो अगर शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, दैट इज रिपल्शन ज्यादा होगा, तो रिपल्शन ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के साथ उसका अट्रैक्शन कम होगा उस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का, तो आसानी से तुम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। तो उस कंडीशन में तो शिल्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे यहाँ पर देखो, इसी को तो मैं समझा रहा था। अब मेरे को इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, आउटर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अब इसके लिए मैं एनर्जी लगा रहा हूँ, तो ये अंदर के इलेक्ट्रॉन लोग क्या करते हैं? इसको और रिपल्सन करते हैं। तो और रिपल्सन करेंगे तो और मेरा हेल्प कर रहे हैं, मेरे ही तरफ और वापस भेज रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि
आप हेल्प करेंगे तो ये एनर्जी जो है आपको कम लगानी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट या जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना ही कम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच लास्ट वाले जिसको निकाल रहे हो उतना ही कम अट्रैक्शन होगा। दैट इज आप आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का निकालने का मतलब क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है आपको कम लगेगी। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक, यस सर। अब देखो नेक्स्ट फैक्टर में बात करते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स। आप सबको पता होगा कि अगर कोई ऑर्बिटल की हम बात करते हैं ऐसे, तो जब ये खाली हो या फिर हाफ फील्ड हो सभी या फिर सब फुल फील्ड हो, तो इन तीनों कंडीशन में ऐसे पार्शली फील्ड जब होता है, पार्शली फील्ड दैट इज ये कोई ना तो ये हाफ फील्ड है ना तो फुल फील्ड है ना तो कंप्लीटली वैकेंट है। तो उस कंडीशन में ये जो आपका पार्शली फील्ड जो होता है ये हाफ फील्ड फुल फील्ड और वैकेंट से कम स्टेबिलिटी शो करता है। तो ये जो है एक्सेप्शनल बिहेवियर की तरफ आप समझ सकते हो कि आप जो ट्रेंड पढ़ के आते हैं जो आपका जैसा वेरिएशन होना चाहिए वैसा वेरिएशन नहीं होता, थोड़ा सा बीच में एक्सेप्शन पाया जाता है। और वो क्यों होता है? स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल। चलो मैं इसको समझाता हूँ आपको। देखो जैसे हाफ फील्ड ऑर्बिटल है P3 मतलब हाफ फील्ड है, D5 मतलब हाफ फील्ड, F7 मतलब हाफ फील्ड, या फिर फुली फील्ड ले लेते हैं P6 D10 F14। ये जो है ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल देन अदर, सो इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। भाई अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है आपका उसमें ऑर्बिटल्स में जो फील्ड हुए हैं वो पार्शली फील्ड है या फिर फुल फील्ड है, तो वो स्टेबिलिटी शो करते हैं। और स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं मतलब इतना तो आपको समझना पड़ जाएगा कि भाई इसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि देखो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, तुमको मैं जब जनरल ट्रेंड पढ़ाया था, तो अगर मैं बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, ये जो थर्ड रो है आपका, थर्ड पीरियड है, उसमें हम क्या बोल रहे थे कि लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन नाइट्रोजन तो किसके बाद आता है? ऑक्सीजन के, सॉरी ऑक्सीजन जो है किसके बाद आता है? नाइट्रोजन की। तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए? ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं आयोनाइजेशन पोटेंशियल? यही तो हम ट्रेंड पढ़ के आए हैं। समझ आ रहा है क्या? यस सर। लेकिन इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ना, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है इसकी वो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है। तो ये तो अपवाद हो गया। क्या हो गया? अपवाद हो गया। तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे भरा होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन ये आपका 2s और ये आपका 2p3। लेकिन ऑक्सीजन में कैसा होता है ये? तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हम फिल करके देखते हैं। तो बताओ यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन को मैं फिल करता हूँ तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें 1 2 और ये 3। तो P में 3 आपके और इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ तो ये फुल फील्ड है s ऑर्बिटल, लेकिन P वाले में 1 2 3 और ये चौथा। तो ना तो ये हाफ फील्ड है ना तो ये फुल फील्ड है, पार्शली फील्ड है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि हाफ फील्ड जो होते हैं पार्शली फील्ड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब ये नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। और उसके कारण आपका जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि देखो इस ये वाला चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा वैसे ही ये जो है पार्शली फील्ड से
आपका हाफ फील्ड में चेंज हो जाएगा, और हाफ फील्ड जो होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं अदर कॉन्फ़िगरेशन से। समझ आया क्या? तो ये आपको याद रहेगा क्या? यस सर। तो क्यों ना हम ये सीख लें कि भाई नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, उसमें नाइट्रोजन लोग जो होते हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो क्यों ना हम ये सीख लें कि नाइट्रोजन के नीचे जो आपको क्या होता है, फास्फोरस, और ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है, सल्फर। तो इनमें भी तो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। अंतर क्या होता है कि इसका जो एम होता है वो चेंज होता है, 2 से 3s हो जाएगा, 3p हो जाएगा। तो सल्फर का भी जो आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है, सॉरी फास्फोरस की ज्यादा होती है सल्फर से। क्लियर है क्या? समझ आया? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए यहीं पर अब मैं बात करता हूं IE2, दैट इज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे थे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की। क्यों? क्योंकि सेकंड आयोनाइजेशन जब एनर्जी जब भी बात करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, तो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। देखो यहाँ पर ये 2p3 था, यहाँ से 2p2 हो गया है, ये 2p4 से 2p3 हो गया है। तो मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यहाँ पर ये हो गया कि अब नाइट्रोजन जब एक चार्ज यहाँ पर N+ और ये O+, एक एक इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये आपका S में 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी है। लेकिन अच्छी बात क्या है, अब बोलता है ऑक्सीजन कि जिस कारण तुम यहाँ पर घमंड दिखा रहे थे, वो कॉन्फ़िगरेशन तो अब मेरे पास आ गया। अब मैं जो है क्या हो गया हूँ, हाफ फील्ड हो गया हूँ, और तुम क्या हो गए हो, पार्शियल फील्ड। तो अब तुमसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, मेरे से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब सेकंड वाला ऑक्सीजन जो है O+ कंडीशन में ये हाफ फील्ड हो जाता है, तो इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो याद रखना है आपको कि ऑक्सीजन की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आपका दूसरा फैक्टर अफेक्टिंग है वो है आपका सर, और IE3 क्या होगा? IE3, यस ऑब्वियसली। IE3 के लिए क्या करना, एक सेकेंड ना, IE3 को क्या करना, इसका एक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो उसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। कहाँ है रे? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक बचेगा, इसके पास एक